हेलो फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आई एम मयंक राजेश एंड यू आर वाचिंग इन्फो एंड स्टडी। फ्रेंड्स, वी आर इनटू द एडमिन पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर। हम मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को देख रहे हैं और यहां हम पिछले कुछ वीडियो से बात कर रहे हैं मौर्य प्रशासन से रिलेटेड जो केंद्रीय प्रशासन है। मौर्य प्रशासन में हम केंद्रीय प्रशासन को देख रहे हैं और केंद्रीय प्रशासन में आज हमारा जो वीडियो होने वाला है वो होगा डिफेंस पे, यानी कि सैन्य प्रशासन पे आज हम वीडियो करेंगे। इसके पहले मैंने बताया था मौर्य साम्राज्य में हम तमाम पहलुओं पे बात कर रहे हैं, लाइक सोर्सेस, पॉलिटी, एडमिन में तो अभी हम हैं ही, इकोनॉमी, सोसाइटी और डाउनफॉल, इन तमाम पहलुओं पे हमें बात करनी है। बहुत ही बड़ा ये टॉपिक है अपने आप में, ठीक है। सोर्सेस में हमने इसके लिटरेरी सोर्सेस पे बात की, यानी साहित्यिक स्रोतों पे बात की, पुरातात्विक स्रोतों पे बात की, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पे बात की। इसमें हमने जहां तक लिटरेरी सोर्सेस की बात की थी उसमें हमने मेगास्थनीज के इंडिका के बारे में बात की थी और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात की थी। हमने बताया था कि मेगास्थनीज के इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अगर देखें तो इसमें सब कुछ जो प्रशासन से संबंधित बातें हैं, इवन समाज से भी संबंधित बातें हैं, सब कुछ इन्हीं दोनों किताबों से निकल के आने वाली है, ठीक है। और हम देख भी रहे हैं जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमने कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात की थी, जैन टेक्स्ट की बात की थी, ठीक है, साहित्यिक स्रोतों में, ठीक है, पुराणों की बात की थी। ये सारे साहित्यिक स्रोत थे जिनको हमने देखा था डिटेल में। उसके बाद अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो उसमें भी हमने देखा था अशोक के इंस्क्रिप्शंस को, रॉक एडिक्ट्स को, पिलर एडिक्ट्स को, केव एडिक्ट्स को, तमाम चीजों को। इसके अलावा हमने सोहगौरा कॉपर प्लेट, सोहगौरा ताम्रपत्र जो कि गोरखपुर का अभिलेख है, उसके अलावा बोगरा डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश का एक अभिलेख है, महास्थान का अभिलेख, उसको देखा था। तो तमाम सोर्सेस पे हमने बात की थी। कुछ बुक्स थी, प्रसिद्ध किताबें थी, विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, तो ये सब बहुत सारी किताबें थी, हम बात कर चुके हैं इस पे डिटेल में, ठीक है। पॉलिटी में हमने देख लिया था जो महत्वपूर्ण एम्पेरर्स हैं, राजा हुए, किंग हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो कि फाउंडर थे मौर्य साम्राज्य के, उनको देखा, उनके बेटे बिंदुसार को देखा और फिर हमने अशोक को देखा काफी डिटेल में। अभी हम प्रशासन की बात कर रहे हैं। इसके बाद हमें इकोनॉमी को देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था, समाज, इसी में हम कल्चर को भी देखेंगे थोड़ा बहुत जहां भी जरूरी होगा, और पतन को देखेंगे, डाउनफॉल को देखेंगे। देखिए, जहां तक एडमिन की बात है, ठीक है, ये प्रशासन की बात है, तो यहां भी वही चीजें हैं जो हमने यहां देखा है, सोर्सेज यही हैं, इस पे हमें ज्यादा बात नहीं करना, हम बता चुके हैं। मेगास्थनीज का इंडिका जो है, मेगास्थनीज कौन था? तो भाई मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर का एक द्वारा भेजा गया एक एम्बेसडर था, जो कि एम्बेसडर के तौर पे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था, दरबार में आया था। ये बेसिकली सिकंदर का जनरल था, बेसिकली ये सेल्यूकस निकेटर का जनरल था और सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का जनरल था। तो सेल्यूकस निकेटर द्वारा ये भेजा गया था। ही वाज सेंट बाय सेल्यूकस निकेटर। मेगास्थनीज वाज सेंट बाय सेल्यूकस निकेटर एज ए एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी किताब इंडिका से मैंने बताया कि बहुत सारी बातें पता चलेंगी प्रशासन के बारे में, समाज के बारे में, सब कुछ इन्हीं से पता चलने वाला है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमने डिटेल चर्चा की थी और ये जो भी चर्चाएं चल रही है सब इन्हीं लोगों के आधार पे चल रही है, ठीक है। हमने बताया भी ताकि आपको कौटिल्य, बार बार मैं चर्चा करते रहता हूं ताकि आपको याद हो जाए। कौटिल्य के कई नाम हैं जिसमें 3 महत्वपूर्ण नाम, ये तो कौटिल्य आप रखेंगे ही, चाणक्य भी आपको याद रहेगा। एक महत्वपूर्ण नाम विष्णुगुप्त का है जो कि कई पीसीएस ओसीएस के एग्जाम में आ जाता है कि बचपन का नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है ये भी मैं बताते रहता हूं, संस्कृत में है, चंपू शैली में है, ठीक है ना। चंपू शैली क्या होता है? जो कि वो शैली जो कि प्रोज और पोएट्री दोनों में लिखा गया हो तो उसे चंपू शैली कहते हैं, यानी कि स्टोरी फॉर्मेट में भी है, पोएट्री के फॉर्मेट में भी है, गद्य और पद्य दोनों में है, तो उसे चंपू शैली कहा जाता है। उसके अलावा उपदेशात्मक शैली भी है, यानी कि इंस्ट्रक्शनल स्टाइल भी है। तो चंपू स्टाइल है, दूसरा इंस्ट्रक्शनल स्टाइल भी है। मैंने बताया था कि ये जो है इंस्ट्रक्शनल स्टाइल में, उपदेशात्मक शैली में है। कैसे? जैसे अ किंग शुड डू दैट,
अ किंग शुड डू दिस, ऐसे करना चाहिए, राजा को ऐसे करना चाहिए, राजा को वो करना चाहिए, राजा को ये करना चाहिए, और ये थर्ड पर्सन में है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से देखा जाए तो अन्य पुरुष में है, हिंदी वालों के लिए अन्य पुरुष में है, और ये उपदेशात्मक शैली में है। तो कहीं भी अगर आता है तो उपदेशात्मक शैली आप बताएंगे। सारा डिटेल इसके बारे में हमने जाना था। कौटिल्य जो कि तक्षशिला में एक टीचर थे, ठीक है, और इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दी थी, और चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य मिलकर नंद साम्राज्य का अंत करते हैं, और उसके बाद पाटलिपुत्र को राजधानी बनाकर मौर्य एम्पायर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था अशोक के तमाम एडिक्ट्स पे, यानी तमाम अभिलेखों पे, तमाम इंस्क्रिप्शन पे हमने चर्चा कर ली थी, और जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन है रुद्रदामन का, ये भी हमने देखा था। ये सोर्सेज हैं बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के, तो इस पे हमें ज्यादा बात नहीं करनी, सब हम देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मैंने ये बताया था, स्ट्रक्चर है, संरचना है। सबसे ऊपर केंद्र है इस प्रशासनिक ढांचे में, ठीक है, यानी सेंटर है। उसके नीचे प्रांत है जिसे प्रोविंसेस भी कहा जाता है या चक्र भी कहा जाता है, और उसके नीचे जिला है, और सबसे छोटी इकाई जो है प्रशासन की वो ग्राम है। यानी कि सबसे ऊपर सुप्रीम क्या है, सेंटर है, केंद्र है, एंड सेंटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, और यू में से चक्र और यू में से प्रांत इन हिंदी, ठीक है। एंड प्रांत को अगर कहें या प्रोविंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। इसके नीचे आगे कई विलेजेस के ग्रुप हैं, बाद में हम चर्चा करेंगे, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें जरूरी है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। और ग्राम सबसे छोटी इकाई है, दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके ऊपर एक इकाई है संग्रहण, जो कि 10 गांवों का समूह होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस, वो हम आगे बात कर लेंगे। तो यहां हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये इस तरह का ढांचा है, और केंद्रीय स्तर पे, प्रोविंसेस पे के स्तर पे, उसके बाद जिला के स्तर पे, और उसके बाद आगे हम देखेंगे जहां जरूरत होगा। मैंने ये बताया था कि फीचर यानी विशेषता, नेचर, प्रकृति, सिग्निफिकेंस में है, तो सब कुछ यहीं से निकल के आने वाला है। कुछ भी आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, वो आपने आप जब पढ़ लेंगे इसको डिटेल में ना, तो यहीं से आप विशेषताओं को लिख देंगे, यहीं से आप नेचर को पकड़ लेंगे, यहीं से आप सिग्निफिकेंस को लिख देंगे। इसलिए इस पे विशेष जोर नहीं देना है, जोर आपको इसी पे देना है, सब कुछ यहीं से निकल आएगी, ठीक है। तो मेन हमको स्ट्रक्चर को देखना है। अब हम केंद्रीय स्ट्रक्चर को देख रहे थे, जिसमें हमने एम्पेरर को पढ़ा था, सबसे पहले राजा को पढ़ा था, ठीक है। एम्पेरर इज द सुप्रीम ऑथोरिटी ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन की सभी गतिविधियों का जो सुप्रीम बॉस है वो कौन है? हाँ, राजा है, ठीक है। यहां हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र से बताया था कि ये केंद्र बिंदु भी है किसका? साप्तांग सिद्धांत का, 7 पॉइंट थ्योरी। राज्य के 7 महत्वपूर्ण अंगों को बताया था मैंने, और राज्य के 7 महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से थे? तो राजा तो है ही केंद्र बिंदु में, उसके अलावा टेरिटोरी होगा यानी कि एरिया होगा, राज्य क्षेत्र होगा, हाँ, जनपद होगा दूसरा, उसके बाद राजा हो गया, टेरिटरी हो गया, उसके अलावा अमात्य होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, उसके अलावा आपको आर्मी होगी, हाँ, फ्रेंड्स होंगे यानी कि मित्र होंगे, ठीक है, आर्मी जरूरी है, और कोष यानी फंड, ठीक है ना, फंड जिसे हम कहते हैं ट्रेजरी। तो ये सब 7 अंगों की बात की थी, और उन 7 अंगों में एम्पेरर जो है, एम्पेरर ही केंद्र बिंदु है, ये कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा था। उसके बाद हमने मंत्रिना को देखा था, सब केंद्रीय प्रशासन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक बार लिंक कर ले खुद को। अब मंत्रिना कौन क्या है भाई? तो मंत्रिना 4 से 5 लोगों का एक ग्रुप है, हमने पढ़ा था। 4 से 5 लोगों के ग्रुप में अगर राजा सहित देखें तो 4 से 5 लोग हैं। राजा को अगर हटा दे, एक्सक्लूड कर दे, तो कहेंगे इसमें 3 to 4 पीपल है, ठीक है। 3 से 4 लोग हैं, जिसमें सेनानी है जो कि पूरे राजा के बाद पूरे सेना का हेड होगा, ठीक है। सेनानी के बाद आपको सन्निधाता, ही इज द कस्टोडियन ऑफ द स्टेट ट्रेजरी, मतलब राज्य का जो एक्सचेकर है, जो कोष है, उसका वो प्रबंधक है, हाँ, मुख्य कर्ता धर्ता, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि पृष्ठ है, सबसे महत्वपूर्ण, पृष्ठ भी महत्वपूर्ण ऑफिशियल्स में से है। पृष्ठ कहें या हम कहें प्रधानमंत्री, ठीक है, जैसे चाणक्य प्रधानमंत्री भी थे और पुरोहित भी थे, पृष्ठ भी थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन था प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, चाणक्य। उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार के समय कौन था? तो बिंदुसार के समय
चाणक्य रहे, और फिर उसके बाद खल्लाटक आते हैं, वो भी रहते हैं प्रधानमंत्री, और उसके बाद एक और व्यक्ति आएंगे जिनका नाम आता है राधागुप्त। ठीक है, और यही राधागुप्त बाद में अशोक के प्रधानमंत्री भी होते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी। हमने बताया था कि ये 4-5 लोग जो हैं, इनका जो ग्रुप जो है, ये जस्ट लाइक ए कोर कमिटी है एंड जस्ट लाइक ए मॉडर्न कैबिनेट। अभी जो आधुनिक कैबिनेट होता है प्रधानमंत्री का हमारे, ठीक है, तो आधुनिक कैबिनेट में महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है, जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गया, रेलवे मिनिस्टर हो गया, ठीक है, या आपको फॉरेन अफेयर्स हो गया, तो ये सब कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं। तो इसी तरह का मंत्रीना भी एक मॉडर्न कैबिनेट की तरह है, आधुनिक कैबिनेट की तरह है। हाँ, एंड इट गिव्स, मंत्रीना गिव्स एडवाइस टू द एम्पेरर ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स, मींस इट इज ए एडवाइजरी बॉडी। मंत्रीना इज ए एडवाइजरी बॉडी टू एम्पेरर, ये हम देख चुके थे। देखिए, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद की बात की थी। इसके बाद ये जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जिनको हम मंत्री परिषद कहते हैं हिंदी में, ये इनको तीर्थ भी कहा गया है। तो 18 तीर्थों की हमने चर्चा कर ली थी डिटेल में। ठीक है, ये हायर रैंक अमात्य है, इसलिए इनको महामात्य कहा जाता है, ये हमने बताया था। उसके नीचे ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है। ठीक है, नौकरशाही में हमने 27 अध्यक्षों की बात की थी, यानी कि सुपरिटेंडेंट्स की बात की थी अलग अलग विभागों में। हाँ, ये सेकेंड रैंक ऑफिशियल्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाद। ठीक है, एक तरह से मैंने कहा था कि ये मंत्री हैं, तो ये जो अध्यक्ष हैं, सुपरिटेंडेंट्स हैं, ये डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, ये हमने बता दिया था। उसके बाद हमने सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, नगर प्रशासन भी जो था वो केंद्र के अंदर में था, तो केंद्र के तहत था। ठीक है, तो नगर प्रशासन को भी हमने देखा था, जिसमें बताया गया था कि 6 कमिटी के द्वारा, 6 कमिटीज के द्वारा नगर का प्रशासन, सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन, पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा की गई थी। इसको हमने डिटेल कर लिया था। पिछले वीडियो में हमने ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन को देखा था। तो इस तरह से हमने इतने चीज सिटी एडमिनिस्ट्रेशन तक देख लिया था। एम्पेरर इज द सुप्रीम बॉस ऑफ जुडिशियरी, ही इज द सुप्रीम बॉस ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका का, सुप्रीम बॉस ऑफ जुडिशियरी न्यायपालिका का, सुप्रीम बॉस ऑफ लेजिस्लेटिव विधायिका का, सुप्रीम, तो हर चीज का मैंने बताया था कि ही इज ओवरऑल बॉस। हाँ, ही इज ओवरऑल बॉस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारा हमने डिटेल कर लिया था। एम्पेरर ओवरऑल बॉस, मंत्रीना इसका सलाहकार यानी एडवाइजरी कमिटी है, उसके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 18 तीर्थों की बात की थी, ब्यूरोक्रेसी 27, कहीं कहीं 26, सुपरिटेंडेंट्स की बात हो गई थी। और ये भी मैं बता दूं, कहीं कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेसी दोनों को ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही में ही रखा जाता है। कई किताबों में आपको मिल जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। उसके बाद 6 कमिटी के द्वारा सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन। आज हम देखेंगे डिफेंस यानी सैन्य प्रशासन को, उसके बाद आगे के वीडियोस में रेवेन्यू, जुडिशियरी और एस्पियोनेज यानी राजस्व व्यवस्था, न्यायपालिका और मतलब न्याय प्रशासन, हाँ, जुडिशियरी के बारे में, रेवेन्यू, राजस्व प्रशासन और एस्पियोनेज यानी कि गुप्तचर प्रशासन को हम लोग आज के वीडियो के बाद देखने वाले हैं। हाँ, हम लोग 2-3 वीडियो और करना पड़ेगा, उसमें हम ये देखेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे प्रांतों पे। इसमें ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, एक वीडियो मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए ये प्रांतों पे जो हमें बात करनी है। ठीक है, तो आज हम डिफेंस पे बात करने वाले हैं, यानी कि सैन्य प्रशासन पे बात करने वाले हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और सैन्य प्रशासन को देखते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सो लेट्स मूव ऑन, हम आगे बढ़ते हैं और आज केंद्रीय प्रशासन में हम डिफेंस को देखते हैं। ठीक है ना, सैन्य प्रशासन को हम देखने वाले हैं। ठीक है, डिफेंस को, मौर्यन एम्पायर का जो डिफेंस सिस्टम था उसका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसे चलता था। ठीक है, तो आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें देखना है, सेंट्रल एडमिन में हमें देखना है मौर्यन सेंट्रल एडमिन। मौर्यन सेंट्रल एडमिन में हमें देखना है डिफेंस यानी कि सैन्य प्रशासन को। ठीक है, सैन्य प्रशासन को। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि देखिए मौर्य साम्राज्य जो है, ध्यान दीजिएगा,
मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य साम्राज्य में आर्मी भी है, हाँ, यानी कि थल सेना भी है, और मौर्यंस के पास नेवी भी है अपनी। ठीक है, बस इतना जान लीजिए, बहुत ज्यादा नेवी के बारे में, बस उसकी एक कमिटी थी। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एक तो डिफेंस जो इनका है मौर्यंस का, ये जो है, ये देखें तो दो तीन बातें हम समझ लेते हैं। पहली बात, ठीक है, पहली बात अगर हम देखें तो पहली बात ऐसे देखते हैं, देखिए ऐसे छोड़, इसको मिटा देता। अगर हम सैन्य प्रशासन की बात करें तो देखिए दो तीन बातें पहले समझ लें। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले कि इनके सैन्य प्रशासन में, यानी इनके डिफेंस में, या हम कहें मिलिट्री कह लें, जो भी कह लें, एक तो आर्मी भी है प्लस नेवी है। ठीक है, आर्मी भी है, नेवी भी है। देखिए मैं आपको बताऊं कि मौर्यंस का जो, एक बार देख लीजिए इसको जल्दी से, देखिए ये जो था ना, ये हो गया पाकिस्तान अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये पूरा जो था आप समझ लीजिए कि यहां पर हिंदू कुश मौर्य साम्राज्य मैंने बता दिया था आपको। तो देखिए यहां से ये पूरा मौर्य साम्राज्य है, ठीक है ना, ये पूरा कहीं कहीं सेंट्रल एशिया में भी ये चला गया, पूरा मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था कि सारा सारा, ठीक है, ये देखेंगे तो ये सारा सारा, इधर भी ये सारा, खाली अगर देखें तो यहां से अगर देख लें तो मैंने बताया था आपको कि सिर्फ अगर हम देखें तो इधर चेर, चोल, ठीक है, अगर हम देखें तो चेर जो कि केरल को बोलते थे, ये पूरा पार्ट जो केरल का है, हाँ, चोल, पांडे, ये सब, ये क्षेत्र सिर्फ मौर्यंस के पास नहीं था, ठीक, एक्सट्रीम साउथ नहीं था, बाकी ये पूरा तो था ही, यहां से यहां तक पूरा था, मैंने बताया था। इधर आप देख लें तो उड़ीसा भी था, पूर्व में बांग्लादेश तक था। ठीक है, आपको बोगरा डिस्ट्रिक्ट में अभिलेख मिला है, हाँ, बोगरा डिस्ट्रिक्ट में, बोगरा डिस्ट्रिक्ट के महास्थान में, हाँ, फैमिन से रिलेटेड अभिलेख मिला है, उसमें पुंडर नगर की भी चर्चा है, मैंने बताया था। ठीक है, तो देखिए पूर्व में ये पूरा इधर हो गया। ठीक है, यहां देखिए कहते हैं कि एक एक्सट्रीम साउथ और एक्सट्रीम ईस्ट को छोड़ दिया जाए तो इधर हिंदू कुश पूरा इसके कंट्रोल में था। इधर यहां सौराष्ट्र तक, हिंदू कुश का मतलब देखिए इधर पाकिस्तान का सारा क्षेत्र अफगानिस्तान आ गया, आगे भी सेंट्रल एशिया में, ये कश्मीर उश्मीर का पार्ट आ गया पूरा, उसके बाद तो पूरा ये भारत ही है अगर एक्सट्रीम साउथ छोड़ दे और एक्सट्रीम ईस्ट छोड़ दे। इधर आपको रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हम लोगों ने पढ़ा था, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन, यहाँ पे सौराष्ट्र में, तो इट मींस कि पश्चिम में पूरे सौराष्ट्र तक, और इधर पूरा खाली एक्सट्रीम साउथ और एक्सट्रीम ईस्ट छोड़ दे तो इतना बड़ा साम्राज्य था। पहली बार मैंने बताया था कि मौर्य जो डायनेस्टी है या मौर्यन एम्पायर जो है, मौर्यन डायनेस्टी जो है वो पहली बार एम्पायर या साम्राज्य की अवधारणा चरितार्थ करती है यहां पर। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य, हाँ, पहली बार ये तो हुआ ही था कि इतना बड़ा साम्राज्य बना था, पहली बार एम्पायर का कॉन्सेप्ट आया, और ये साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य फिर भारत में किसी का नहीं हुआ। मुगल भी बहुत बड़े थे लेकिन इतना बड़ा एरिया उनके पास भी, इतनी बड़ी टेरिटरी उनके पास भी नहीं थी। अब देखिए मैंने इसलिए बताया है कि अगर हम आर्मी और नेवी दोनों है इनके पास, तो देखिए चूंकि साउथ इंडिया में इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी, तो नेचुरली इनको देखिए समुद्र से अगर व्यापार करना है, समुद्र के रास्ते से इधर से, तो इनको तो नेवी तो रखनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, तो इनका डिफेंस सिस्टम में आर्मी और नेवी दोनों था, ये मुझे बस बताना था। ठीक है, तो अब एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात समझिएगा, एक तो आर्मी और नेवी हो गई, दूसरी बात आप प्लिनी एक रोमन राइटर है, प्लिनी ये रोमन राइटर है, हाँ, इसने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी सीएम की जो सेना थी, तो सीएम के आर्मी में, सीएम्स
आर्मी, आर्मी में देखिएगा ये कहता है 6 लाख, ठीक है ना। ये कहते हैं कि फुट सोल्जर्स जो थे ये थे 6 लाख थे, ठीक है। उसके अलावा फुट सोल्जर के अलावा कहता है कि भाई कैवलरी यानी कि अश्वसेना, ठीक है ना। कैवलरी, 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 कैवलरी का कैवलरी, हाँ कैवलरी, अश्वसेना, ये अश्वसेना, कैवलरी अश्वसेना होता है, ठीक है, अश्वसेना। तो ये जो थी ये था कैवलरी। आपको कहा गया कि 30,000, ठीक है ना, 30,000 घुड़सवार थे यानी अश्वसेना थी इनके पास। और उसके अलावा तीसरी बात यहीं पे लिख देता हूं 30,000। और तीसरी बात अगर देखें तो एलिफेंट, ये थे आपको एलिफेंट, आपको 9,000। ये प्लिनी एक रोमन राइटर है, उन्होंने कहा है, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के आर्मी के बारे में। अगला कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का, ठीक है। तो कौटिल्य ने चतुरंगिनी सेना की बात की है, ठीक है ना, मींस 4 डिवीजन या 4 विंग्स ऑफ द आर्मी, ठीक है, चतुरंगिनी सेना। चतुरंगिनी, हाँ, 4 विंग्स ऑफ आर्मी भी आप बोल सकते हैं। इसमें आपको कौन कौन सा है, इसमें आप देखेंगे तो फुट सोल्जर्स हैं, पैदल सेना है, फुट सोल्जर्स में बताया था ना कि मेगास्थनीज के इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से बहुत सारी बातें, 90% क्या मैं कह रहा हूं 100% जो प्रशासन से संबंधी, समाज से संबंधी, वो जो भी चीजें हैं वो निकल के आएंगी, ठीक है। फुट सोल्जर्स, उसके बाद आप फुट सोल्जर्स हैं, उसके बाद कैवलरी हैं, घुड़सवार, इसको घुड़सवार बोलेंगे। उसके बाद आपको घुड़सवार के बाद एलिफेंट है, हाथियों की सेना है, हस्ती सेना हिंदी में बोलेंगे, ठीक है, हस्ती सेना। और उसके बाद देखें तो एक और आप कर सकते हैं रथ का मतलब चैरियट इंग्लिश वालों के लिए CHARIOT, चैरियट आप लिख लीजिएगा, ठीक है, चैरियट मतलब रथ, ठीक है ना। तो चतुरंगिनी सेना की बात की है, 4 विंग्स ऑफ आर्मी की बात की है अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने। तो देखिए ये जो कह रहा है प्लिनी या ये कह रहा है, तो प्लस यहां नेवी की भी बात हो रही है, तो सीधी सी बात है कि मौर्यंस मेंटेन अ ह्यूज आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी थी उनके पास। तो कैसे मेंटेन होगा इतनी बड़ी आर्मी, तो टैक्सेशन सिस्टम था बहुत जबरदस्त। आगे हम लोग देखेंगे जब टैक्सेशन सिस्टम, हम रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे वहां आप देख लेंगे, तो उसको भी आप यहां जोड़ सकते हैं। हाँ, वहां देखेंगे कि इतनी बड़ी आर्मी को चलाने के लिए आपको आर्मी है प्लस अदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, तो उनको चलाने के लिए तमाम तरह के टैक्सेस थे। कल्टीवेटर से तो एक जनरल टैक्स लिया ही जाता था। अगर स्टेट जो है यानी गवर्नमेंट जो है इरिगेशन अपनी तरफ से इरिगेशन की फैसिलिटीज देती है तो उसके लिए एडिशनल टैक्स लगता था, माइनिंग टैक्स, लिकर टैक्स, हाँ, पुलिस टैक्स, तमाम तरह के टैक्स। एक सेना भक्त टैक्स लगता था, आगे हम लोग देखेंगे रेवेन्यू वाले में। तो सेना भक्त टैक्स में क्या था कि उसमें जैसे कि अगर सेना किसी गांव से गुजर रही है,
ठीक है, वहां किसी गांव से अगर गुजर रही है तो उस गांव की जिम्मेदारी होगी, एक तरह का टैक्स था ये, गांव की जिम्मेदारी होगी कि उस सेना के लिए वो तमाम व्यवस्थाओं को करे, तमाम अरेंजमेंट्स करे, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, तमाम तरह की व्यवस्थाएं करे, तो उस गांव की जिम्मेदारी होती थी। तो वो सब चीजें जो थी ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज यहां पे और समझ लीजिए कि जब भी सेना जाती थी कहीं भी युद्ध में तो उनको इंस्ट्रक्शन होता था कि वो स्टैंडिंग क्रॉप्स को नुकसान ना पहुंचाए, यानी खड़ी फसल को नुकसान ना पहुंचाए, ये होता था वहां पर, ठीक है, मौर्य साम्राज्य में। क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर एक इतना बड़ा पार्ट था, हाँ, जिससे मतलब सबसे बड़ा पोर्शन जो टैक्स का था वो एक तरह से देखिए तो एग्रीकल्चर था, ठीक है। तो इसलिए व्यापार भी होगा इकोनॉमी में, ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर महत्वपूर्ण था उस समय। तो एग्रीकल्चर को देखेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण, वो एक टैक्स का सोर्सेस था। तो कहा जाता था जब भी कोई आदमी गुजरती है तो रास्ते में अगर एग्रीकल्चरल लैंड आता है और वहां पे स्टैंडिंग क्रॉप्स है, खड़ी फसल है, तो सख्त मनाही होती थी कि आप उसको नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है। तो ये हमने इनिशियल फेज की जानकारी ली है। अब हम देखते हैं कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था इनका, कैसे मेगास्थनीज बताएगा कि 6 कमिटी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। तो इसे मैं मिटाता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। तो देखिए 6 कमिटी के द्वारा प्रशासन चलता था। एक चीज और नोट कर लीजिए, ठीक है ना, उसी 3 पार्ट में आपने लिखा था ना, उसी में चौथा पार्ट बना लीजिए, ठीक है। क्या बनाएंगे, देखिए एक और पार्ट बना लीजिए उसमें, चौथे पार्ट में जो आप कहें कि मिलिट्री के जो है वो 3 प्रकार थे। सेना के 3 प्रकार, ऐसे लिख लें, सेना के, एक तो कौटिल्य ने बताया मुख्य 3 प्रकार, इसकी चर्चा भी मिलती है। कौन कौन सा है वही देख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। देखिए पहला, एक तो राजा की सेना, मतलब आर्मी ऑफ किंग, राजा की सेना, इसको कहते थे मॉल सेना। देखिए ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दूसरा होगा किराए की सेना, यानी कि हायर्ड आर्मी, जरूरत पड़ती थी तो सेना को हायर भी किया जाता है। एक तो राजा की सेना हो ही गई, अगर जरूरत पड़ा अधिक लोगों की, अधिक सैनिकों की, तो प्राइवेटली भी हायर कर लिया गया, किराए की सेना। और तीसरी नगर पालिका की सेना, म्युनिसिपल नगर पालिका की सेना। ये 3, और ये चौथा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। इसी में जो मैंने अभी 3 बातें लिखवाई थी ना, पहले मैंने बताया था कि नेवी और आर्मी था, ठीक है, दोनों थे। उसके बाद मैंने ये बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के आदमी में कितनी सेना थी, कितनी सेनाएं थी, मतलब फुट सोल्जर्स कितने थे, हाँ आपको, और फुट सोल्जर्स के अलावा उसमें चैरियट्स कितना था, ठीक है, और हाथी कितना था, ये सब मैंने बताया ना अभी, ठीक है। चैरियट नहीं बताया था, हाथी बताया था, ठीक है, और कैवलरी बताया था, मतलब घुड़सवार कितने होते थे वो सब मैंने बताया, फिर कौटिल्य के अनुसार बता दिया था। और ये एक उसमें पॉइंट जोड़ लीजिएगा। तो ये आपका सेना के मुख्य 3 प्रकार, ठीक है ना। एक तो राजा की सेना होती थी, मॉल सेना, किराए की सेना, और नगर पालिका की सेना, यानी कि म्युनिसिपल का, ठीक है, म्युनिसिपल का की भी आर्मी होती थी। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन में। आइए तो आइए अब देखते हैं कि भाई कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था सेना का। सैन्य प्रशासन जो है, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे चलेगा, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन देखिए ये चलता था, अगर हम देखें तो 6 कमिटीज होती थी। किसके अनुसार, मेगास्थनीज के अनुसार, ये हम कहते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज में चर्चा की है 6 कमिटीज की, हिंदी में 6 समितियों की चर्चा की है, जिसमें 30 मेंबर, जैसे नगर प्रशासन में भी ऐसे ही था, 6 कमिटी की चर्चा थी,
हाँ, और मतलब सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, और उसमें भी 30 मेंबर थे। और हर कमेटी में आपको कितने होंगे? 5 मेंबर होंगे। यानी कि आप अगर देखें तो ईच कमेटी, यहां लिख लीजिए आप, यानी कि ईच कमेटी में कितने मेंबर होंगे? ईच कमेटी देखिए 30/6, ये 30 है ना, इक्वल टू 5 मेंबर्स। ठीक है, 5 मेंबर, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये 6 कमेटियां क्या क्या थी। पहली कमेटी देखिएगा, पहली कमेटी थी जल सेना के लिए, यानी जल सेना के लिए मैंने बताया ना, नेवी के लिए, नेवी आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी कमेटी यातायात, अंग्रेजी वाले लिखेंगे ट्रांसपोर्ट। अब इसमें देखिए ट्रांसपोर्ट, यातायात, सेना के यातायात संबंधी चीजें क्या होंगी? सेना को रसद पहुंचाना हो, वीपन्स पहुंचाना हो, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी ना, हथियार पहुंचाना हो, खाना पहुंचाना हो, यूनिफॉर्म पहुंचाना हो, और तमाम जो भी आवश्यकताएं हैं, व्हाट इज नीडेड फॉर द आर्मी। तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी यातायात के लिए एक कमेटी थी। तीसरी अगर आप देखें तो एक पैदल सेना के लिए थी, यानी कि आपको फुट सोल्जर्स या फुट आर्मी, ठीक है ना, पैदल सेना के लिए एक कमेटी थी। उसके अलावा आप देखिए फुट सोल्जर्स के अलावा, यानी कि पैदल सेना के अलावा आपके लिए एक और कमेटी थी, वो अश्वसेना के लिए। ठीक है, अश्वसेना, जिसे आप कहेंगे कैवलरी कहेंगे, 5वीं कमेटी। ठीक है, 5वीं कमेटी, एक हो गया जल सेना, यातायात, फुट सोल्जर, अश्वसेना। उसके बाद आपको एलिफेंट, हस्ती सेना, एलिफेंट आर्मी, इसको हस्ती सेना के लिए कहेंगे। हस्ती सेना के लिए एक कमेटी। और छठी कमेटी होगी आपकी चैरियट, रथ सेना, चैरियट आर्मी, आर्मी जो भी कहें। देखिए जल सेना के लिए अलग, यातायात के लिए अलग। मैंने बता दिया कि अगर सेना को पहुंचाना है, क्या रसद पहुंचाना है, ठीक है, खाना पानी पहुंचाना है, या उनको यूनिफॉर्म पहुंचाना है, या उनको पहुंचाना है क्या वेपन्स, हथियार पहुंचाने हैं, एनफोर्समेंट जिसको बोलते हैं, और भी हथियारों से संबंधित, तो आप क्या करेंगे? आप यातायात की व्यवस्था तो करेंगे, प्रशासन को ही करना पड़ेगा। तो ये उसी के लिए कमेटी थी। पैदल सेना की देखरेख के लिए अलग थी कमेटी, अश्व सेना के लिए अलग थी, हस्ती सेना यानी कि एलिफेंट आर्मी के लिए, रथ सेना के लिए अलग थी। देखिए अब इसमें आपको जल, फुट, अश्व, चतुरंगिनी सेना की बात की थी ना, किसने? उसने, जिसमें कि पैदल सेना, घुड़सवार, और आपको हस्ती सेना और रथ सेना की बात। देखिए 1 2 3 4, इन चारों की बात तो कर दी थी किसने? कौटिल्य ने भी कर दी थी। ठीक है ना, ये तो कौटिल्य ने भी इसकी बात की थी चारों की, अभी मैंने बताया चतुरंगिनी सेना में। तो ये 6 कमेटी के द्वारा सेना का प्रशासन चलता था। ठीक है, अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, यहां यहीं पे नोट कर लीजिएगा, उस समय कुछ शब्द हैं। ठीक है, शब्द,
ये याद कर लीजिएगा, सेना से संबंधित। ठीक है, पहला तो गुल्म, हिंदी में ही लिख रहा हूं, इंग्लिश में भी गुल्म ही कहा जाएगा। छावनी, छावनी को इंग्लिश में कहा जाता है कैंटनमेंट, यानी कि सेना जहां पे ठहरती है, सेना की टुकड़ी, कैंटनमेंट। गुल्मदेह, गुल्मदेह, ठीक है, गुल्मदेह का मतलब हो गया आपको, ये सैलरी होती थी, सैलरी ऑफ सोल्जर्स, ये गुल्मदेह होता था। और एक और वर्ड मैंने बताया था, सेना भक्त, ध्यान दीजिएगा, ये टैक्स था एक तरह का। ये किस तरह का टैक्स था? जैसे ये गांव वाले देते थे, जिस गांव से सेना गुजर रही है, अभी मैंने आगे भी इसको हम देखेंगे जब रेवेन्यू पढ़ेंगे ना, जिस गांव से सेना गुजर रही है, तो एक तरह का उनसे उन गांव वालों की जिम्मेदारी होगी कि वे उस सेना का खर्च वहन करें, चाहे रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, तो उन गांव वालों की होती थी। तो उस वो जो खर्च करते थे, जो बजट उनका होता था, जो टैक्स देते थे, जो पैसा देते थे, तो उसको सेना भक्त कहा जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेना भक्त। 3 शब्द आपको याद रखने हैं। उसके अलावा, ठीक है, यहां पे आप देख लीजिए, लड़ाई भी होती थी 3 तरह की, जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे। यहां पे जो महत्वपूर्ण बातें हैं आप देख लीजिए, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हमने सीखा, एक बार स्क्रीनशॉट चाहे तो ले ले। ठीक है, देखिए सैन्य प्रशासन में कैसे चलता था, तो मेगास्थनीज के अनुसार 6 कमेटी, ठीक है, हर कमेटी में 30 मेंबर, यही इसी तरह से 6 कमेटी के द्वारा सिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी नगर प्रशासन भी चलता था, मैंने बताया था, उसमें भी 30 मेंबर होते थे, और उसमें भी प्रत्येक कमेटी में, ईच कमेटी में 5 मेंबर होते थे, ध्यान रखिएगा, 5 सदस्य होते थे। ठीक है, अब कमेटी कौन कौन सी? नेवी के लिए यानी जल सेना के लिए अलग थी, एक कमेटी सेना के लिए जो रसद की, हाँ, और तमाम तरह के अरेंजमेंट करती थी, तमाम तरह के अरेंजमेंट्स को देखने के लिए एक कमेटी थी, यातायात कमेटी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कमेटी, समिति, समिति कहेंगे आप हिंदी में। हाँ, पैदल सेना के लिए अलग कमेटी, अश्व सेना के लिए अलग, एलिफेंट आर्मी के लिए अलग, और रथ सेना, चैरियट आर्मी के लिए अलग होती थी। ठीक है, उसके अलावा कुछ हमने शब्द बता दिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये शब्द क्या है? देखिए, गुल्म इंपॉर्टेंट शब्द है, हाँ, ये एग्जामिनेशन में आ जाएगा। गुल्म क्या था भाई? तो छावनी को या कैंटोनमेंट को कहते हैं। छावनी क्या होती है? जहां सेना ठहरती होती है, कैंटोनमेंट या छावनी। गुल्मदेह इंपॉर्टेंट शब्द, सैलरी, गुल्मदेव का मतलब सैलरी। और सेना भक्त, सेना भक्त एक तरह का टैक्स है, मैंने बता दिया कि सेना भक्त एक तरह का वो टैक्स है, जब कोई सेना किसी गांव से गुजर रही है तो उस गांव वाले की, हाँ, उन गांव वालों की जिम्मेदारी होगी कि सेना का खर्च वहन करें, और उसके लिए वो जो पैसा खर्च करेंगे या जो टैक्स देंगे, हाँ, उसको सेना भक्त कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों शब्द आप याद रखेंगे। आगे भी हम सेना भक्त को देखेंगे जब हम रेवेन्यू पढ़ेंगे तब। अब यहां पर हम पढ़ लेंगे कि युद्ध के भी, सेना जो युद्ध लड़ती थी उसके युद्ध के भी 3 प्रकार थे, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा के फिर आगे देखता हूं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, शायद ले लिया आपने। तो आइए अब देखते हैं हम कि सेना जो थी वो कितने तरह की युद्ध लड़ती थी। देखिए, वॉर, अब हम यहां पर लिख देते हैं टाइप्स ऑफ वॉर। ठीक है, युद्ध के प्रकार। ठीक है, तो देखिए 3 तरह की लड़ाई होती थी या 3 तरह के वॉर होते थे। एक तो मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं, प्रकाश, अंग्रेजी में भी प्रकाश लिखेंगे। ठीक है, PRAKASH। दूसरी तरह की लड़ाई होगी, उसको कहते थे कूट, ध्यान रखिएगा। और तीसरी तरह की लड़ाई है, उसको कहते थे तुषणी। ठीक है, इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब ये प्रकाश क्या होता था? ठीक है, ये प्रकाश जो है ये ओपन वॉर है, खुले मैदान में होगा, ये ओपन वॉर है, आमने सामने, भयंकर मारकाट। ठीक है ना, भयंकर मारकाट। ये जो है
इसमें सब कुछ आमने सामने होगा, ठीक है। कूट देखिए, कूट जो है इसमें छल प्रपंच, ट्रिक्स, फ्रॉड सब कुछ होगा, ठीक है ना। तो एक तरह से देखिए ये छल प्रपंच से लड़ा जाने वाला है, ठीक है ना। जैसे छल प्रपंच से महाभारत में कृष्ण ने जरूरत के अनुसार छल प्रपंच भी करवाया है, ठीक है ना। किससे? पांडवों से, खुद भी किया है। तो छल प्रपंच यानी ट्रिक्स इस्तेमाल होंगे, ठीक है। उसमें आपको फ्रॉड की जरूरत पड़ेगी, अगर हम फ्रॉड करके, धोखाधड़ी करके हाँ भी हम युद्ध जीत सकते हैं तो ये होगा उसमें। हाँ, अनफेयर मींस का भी इस्तेमाल होगा। छल प्रपंच एक तरह का अनफेयर मींस हो गया, ठीक है। तो कूट का मतलब छल प्रपंच। और तूषणी देखिए, इसमें किलिंग ऑफ एम्पेरर, ठीक है। कैसे? थ्रू पॉइजन, जहर देकर, यानी कि जहर देकर, पॉइजन मीन्स जहर, ठीक है। जहर देकर राजा की हत्या कर देना। तो तीन तरह के, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ये वॉर के भी तीन प्रकार हैं, ठीक है। वॉर के भी तीन प्रकार है, युद्ध के तीन प्रकार हैं। एक को कहा जाएगा प्रकाश। ये प्रकाश जो है बिल्कुल ओपन होगा, खुले मैदान में होगा, भयंकर मारकाट होगा, जैसे होता है लड़ाई में, ठीक है। उस समय होता था लड़ाइयों में, ठीक है, युद्ध में। कूट जो है, कूट का मतलब ट्रिक्स इस्तेमाल होंगे, हर तरह के ट्रिक्स, धोखाधड़ी, छल प्रपंच सब कुछ होगा, यानी अनफेयर मींस के थ्रू ये लड़ाई लड़ी जाएगी, कूट, ठीक है ना। उसके बाद तुष्णी, हाँ, किलिंग और मर्डर ऑफ एम्पेरर, राजा की हत्या की जाएगी थ्रू पॉइजन, विष देकर, ठीक है ना। पॉइजन, विष देकर, ये विष देकर, ठीक है ना, विष दिया जाएगा। तो इस तरह से आप देखें कि ये युद्ध के प्रकार हो गए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क।